यस, नमस्कार। आज फिर हाजिर हुआ हूँ मैं आपके सामने लाइव। क्रिमिनल लॉ का आज पेपर सेकंड आरजेएस मेंस एग्ज़ाम 2022 का हुआ सुबह 9 से 12 में, और उस पेपर का एनालिसिस है वो करने के लिए कौन सी है वो लॉ से क्या क्वेश्चन है वो पूछे गए। तो ऑल ओवर जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग थी, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो प्राप्त हुए हैं, क्योंकि पेपर है वो मिलता नहीं है इस मेन एग्ज़ाम के अंदर। आंसर शीट में ही क्वेश्चन है वो प्रिंटेड होता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अपन, क्या क्या पूछा गया। जैसे सीआरपीसी में डिफरेंस बिटवीन द इंक्वायरी एंड ट्रायल, जांच और विचारण में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया। डिफरेंस बिटवीन द समन केस एंड वारंट केस, समन मामला और वारंट मामला में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द मेंटेनेंस ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 125। यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा 1 में कोई आदेश हुआ है और उसको भंग किया गया है तो उसमें पनिशमेंट क्या होगा, ये 125(3) का है वो क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, एविडेंस एक्ट से सेक्शन 32 पूछा गया, और रिफ्रेशिंग मेमोरी, स्मृति ताज़ा करना, धारा 159 है वो पूछी गई। आईपीसी में डेफिनेशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 320, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में जो है वो गंभीर उपपत्ति की परिभाषा पूछी गई। सेक्शन 310 डेफिनेशन ऑफ ठग, ठग की परिभाषा है वो पूछी गई आईपीसी की धारा 310 से। देन illustration C of section 37 of IPC in problematic question, समस्यात्मक एक प्रश्न है वो पूछा गया, जिसमें आईपीसी की धारा 37 का जो दृष्टांत ग है उस पर एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था, उस पर बेस्ड। देन सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013, लैंगिक उत्पीड़न का प्रतिषेध निवारण आदि जो 2013 का अधिनियम है, उसमें डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा है वो पूछी गई। देन सेक्शन 6 ऑफ प्रोबेशन एक्ट विद केस लॉ, परवीक्षा अधिनियम की धारा 6 पे है वो क्वेश्चन पूछा गया निर्णय विधि के साथ। ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था कि यदि 20 साल और 6 महीने का है जिसको कन्विक्ट किया जा रहा है तो उसको प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जाएगा या नहीं। तो ये सेक्शन 6 पर है वो क्वेश्चन था। कन्विक्शन के टाइम जिसकी 21 वर्ष से कम आयु है तो उसको सेक्शन 6 ऑफ प्रोबेशन एक्ट के अंतर्गत है वो प्रोबेशन का बेनिफिट जनरली मैंडेटरी रूप से दिया जाता है, और नहीं दिया जाता है तो उसके कारण लिखित होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे एनआई एक्ट में भी प्रॉब्लमेटिक एक क्वेश्चन है वो दिया गया था कि आईपीसी की धारा 420 और एनआई 138 के अंतर्गत एक है वो एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, उस चेक वगैरह को है वो इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट करती है, देन आरोप पत्र पेश करती है, उसके आधार पर कॉग्निजेंस है वो लिया जा सकता है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जहाँ तक कनेक्शन 138 एनआई का है, सेक्शन 142 एनआई एक्ट के अनुसार उसमें कॉग्निजेंस कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स, सम्यक अनुक्रम का जो धारक है या पाने वाला है चेक का, उसकी लिखित परिवाद पर ही है वो संज्ञान लिया जाता है। इसलिए 138 के ऑफेंस का वो आरोप पत्र पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। तो ऐसा 142 का एक्सप्लेनेशन देते हुए और उसमें लिखना था कि ये वो इस पर संज्ञान लिया जाना वर्जित है। देन जे एक्ट में सेक्शन 101 अपील का जो है, अपील से संबंधित प्रावधान 101, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। देन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द जुनाइल जस्टिस बोर्ड अंडर सेक्शन 4, जे बोर्ड जो है किशोर न्याय बोर्ड, उसके सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या है, ये धारा 4 से एक क्वेश्चन है वो पूछा गया जे एक्ट से। देन पोक्सो सेक्शन 24 एंड 25, मैनर ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस ऑफ द विक्टिम बाय द पुलिस ऑफिसर और द मजिस्ट्रेट और कोर्ट, पुलिस अधिकारी के द्वारा और न्यायालय के द्वारा पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत जो पीड़ित बालक है
उसकी परीक्षा या उसके कथन कैसे लेखबद्ध किया जाएगा, इस पे वो क्वेश्चन था। देन वेदर रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नॉट को एक्सटेंसिव, एक्सप्लेन इट। ग्राह्यता और सुसंगतता एक दूसरे के समविस्तीर्ण नहीं है, इसको समझाइए। ये एक एविडेंस एक्ट से और एवोक्यूशन था। देन एक्सप्लेन द लोकल कंप्लेंट कमिटी अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013, जो ये लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 है, इसके अंतर्गत स्थानीय परिवार समिति को समझाइए। ये क्वेश्चन है वो और पूछा गया था। देन जेजे एक्ट से कुछ डेफिनेशन पूछी गई, लाइक डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट, डेफिनेशन ऑफ द सरेंडर्ड चाइल्ड, डेफिनेशन ऑफ ऑर्फन, डेफिनेशन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। बालक न्यायालय की परिभाषा पूछी गई, अभ्युत्पित बालक की परिभाषा पूछी गई, अनाथ की परिभाषा पूछी गई और बालक का सर्वोत्तम हित की परिभाषा पूछी गई। जो टेस्ट सीरीज थी हमारी मेंस की और जो क्वेश्चन आंसर हमने पढ़ाए थे क्लास के अंदर, उनका राइट आंसर क्या होगा वो, उसके अंदर ये सारे डेफिनेशन हमने पूछ रखी थी। एक क्वेश्चन डीवी एक्ट से पूछा गया, अ वुमेन सुनीता लिव इन अ रिलेशनशिप like a nature of marriage with the Ramesh, whether she is entitled to make the complaint under the DV Act। एक सुनीता नाम की महिला है जो रमेश के साथ है, वो विवाह की प्रकृति की नातेदारी में रहती है, क्या वो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत परिवाद पेश कर सकती है? यस, कर सकती है। वेलुस्वामी और इंदिरा शर्मा वाला जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उन दोनों को समझाते हुए उसमें लिखा जा सकता है कि वो भी व्यथित महिला की श्रेणी में आती है और वो पेश कर सकती है। देन एनआई एक्ट का एक और क्वेश्चन पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज पार्टनर ऑफ द श्रीराम फाइनेंस फर्म, एक्सप्लेन द लाइबिलिटी ऑफ द डीएम इफ द कंप्लेंट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 138 अगेंस्ट द फर्म। जिला मजिस्ट्रेट, किसी जिले का एक जिला मजिस्ट्रेट जो है वो किसी श्रीराम फाइनेंस भागीदारी फर्म के अंदर भागीदार है और फर्म के विरुद्ध 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत कोई परिवाद पेश किया जाता है, तो क्या डीएम का भी कोई दायित्व है? 141 एनआई एक्ट से इसका है वो आंसर है। केवल वो पार्टनर है, इसके आधार पर है वो, उसकी लाइबिलिटी नहीं है। इफ ही इज द इंचार्ज एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, वो फर्म के कारोबार के लिए यदि उत्तरदायी और भारसाधक व्यक्ति है तो उसका उत्तरदायित्व वो होगा। तो ये 141 एनआई एक्ट पे क्वेश्चन था। देन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, कुछ परिस्थितियां बताएगी इनका प्रभाव क्या होगा। व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ द डिफेक्ट इन चार्ज ऑन ट्रायल, यदि आरोप में कोई दोष था, त्रुटि थी, उसका विचारण पर क्या प्रभाव होगा। सेक्शन 215 सीआरपीसी से इसको एक्सप्लेन करना था आपको। इफ नॉट कॉज द प्रिजुडिस टू द अक्यूज देन the trial shall not be affected by that defect in charge, and if cause the prejudice to the accused then trial shall be visited. If in the absence of the accused the substantial evidence is recorded, what would be effect of the such recording of evidence? अभियुक्त की अनुपस्थिति में यदि सार्वजनिक साक्ष्य लेखबद्ध किया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा। सेक्शन 273 रीड विद द 299 सीआरपीसी से इसका आंसर देना था। सामान्य नियम जो 273 सीआरपीसी में दे रखा है कि अभियुक्त की उपस्थिति में लेखबद्ध होगा, जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत से भी उसका कुछ कनेक्शन है, और यदि उसकी अनुपस्थिति में लेखबद्ध होता है तो वो नल एंड वॉइड होता है, अकृत्रिम शून्य होता है ऐसा साक्ष्य। परंतु उसका अपवाद 299 सीआरपीसी है जहां अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी साक्ष्य लेखबद्ध हो सकता है। इफेक्ट ऑफ द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट ऑफ एक्विटल इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज, अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषमुक्ति के निर्णय सुनाए जाने का क्या प्रभाव होगा। सेक्शन 353 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 353 में आप देखेंगे तो वहां ऐसा दे रखा है, इन केस ऑफ जजमेंट ऑफ एक्विटल एंड ओनली इम्पोजिंग द फाइन द जजमेंट में बी प्रोनाउंस इन द एब्सेंट ऑफ द अक्यूज। यदि दोषमुक्ति का निर्णय या केवल जुर्माने से दंडाधिष्ट किया जा रहा है तो अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी निर्णय सुनाया जा सकता है, कोई इसका है वो प्रेजुडिस इफेक्ट नहीं होगा। 2 चार्ज फ्रेमिंग एंड जजमेंट राइटिंग पूछे गए, आरोप की विरचना और निर्णय लेखन। एक क्वेश्चन जो ध्यान में आया, फैक्चुअल पोजीशन जैसी टूटी फूटी
स्टूडेंट से है वो रिकवर की है हमने, जिसमें इस तरीके की फैक्चुअल पोजीशन थी। एक आदमी की बेटी की शादी में परिवादी मधु सिंह, उसका पिता मल सिंह, उसकी माता सज्जन देवी पहुंचते हैं और उसी वक्त वहां पर अभियुक्त बोंदर सिंह, पप्पू और मुन्नू जो है वो खाना खाते वक्त गाली गलौज करते हैं इनसे, परिवादी पक्ष से, और मल सिंह के सिर पर एक प्रहार है वो बोंदर सिंह करता है और मुन्नू और पप्पू जो है वो कंधे पर प्रहार करते हैं। परिवादी PW जो 2 है मधु सिंह, उसने एक FIR दर्ज करवाई 24 फरवरी 2004 को और अगले ही दिन जो है वो मल सिंह की मृत्यु कारित हो जाती है 25 फरवरी 2004 को। इसमें थोड़ा तारीख में थोड़ी सी एरर है, अगले ही दिन या विवाह वाले दिन ही मृत्यु हो जाती है, हालांकि उसमें डेट उसमें मार्च बता रखी थी जिसने भी बताया उसने, बट मेरा मानना ऐसा है कि अगले ही दिन होना ज़्यादा करेक्ट है। पेपर जब हाई कोर्ट की साइट पे आ जाएगा तो और उससे करेक्ट पोजीशन पता चल जाएगी। खैर जो कुछ भी था उसके कॉन्सिक्वेंस में उसकी मृत्यु हो गई। इस पे आपको आरोप की विरचना भी करनी थी और निर्णय भी लिखना था। मेरी राय में इसमें ये इन सडन फाइट, अचानक लड़ाई के अंदर मृत्यु कारित हुई है। 304 का एक्सेप्शन 4 में केस फॉल होगा, ये IPC की धारा 304 का अपवाद 4, और ये 304 के 300 के एक्सेप्शन 4 में फॉल होगा, मर्डर के जो एक्सेप्शन दे रखे उसमें, और ये 304 के पार्ट फर्स्ट में पनिशेबल है। जो धारा 300 IPC के अपवाद है 1 से लेके 5 तक, उसमें यदि अपराध कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाला आपराधिक मानववध बनता है, तो उसको है वो 304 के पार्ट फर्स्ट में पनिश किया जाता है। दूसरा जो फैक्चुअल पोजीशन थी आरोप की विरचना और निर्णय लिखने की, उसमें एक ट्रक RJ 07A 2223 को अभियुक्त है वो चला रहा था और उसने एक वन विभाग की बाउंड्री या परिसीमा थी उसको है वो गिरा दिया। इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस नाकाबंदी करती है उस ट्रक की। एक SI राधा कृष्णन और उसके साथ कुछ कांस्टेबल है वो मौके पर पहुंचते हैं। SI के द्वारा इशारा करने पर वो ट्रक वाला है वो नहीं रोकता है ट्रक को, SI फाटक पकड़ लेता है और वो ड्राइवर जो अक्यूज था वो उसको कहता है SI को कि आप गिर जाओगे, फिर भी वो SI फाटक को नहीं छोड़ता है और वो गिर पड़ता है और पीछे वाला जो टायर है ट्रक का वो ऊपर से निकल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें आरोप की विरचना भी करनी थी और निर्णय भी लिखना था। मेरी राय में इसमें IPC की धारा 186 का अपराध हो रहा है, ऑब्स्टेकल इन परफॉर्मिंग ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय द पब्लिक सर्वेंट। इसके अलावा सेक्शन 3 PDPP एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम जो है उसका सेक्शन 3 में भी ऑफेंस था, जो वन विभाग की बाउंड्री को गिराया गया, या मिस्टीफ अंडर सेक्शन 427 IPC की धारा 427 में रिस्टी का आरोप भी लग सकता है। इसके साथ जो है 304 का पार्ट सेकंड, 304 के पार्ट सेकंड के अंदर पनिशेबल ये कल्पेबल होमिसाइड का वो ऑफेंस है। 299 का जो थर्ड पॉइंट है, इस ज्ञान से कार्य जिसमें मृत्यु होने की संभावना थी उसके अंतर्गत जो है ये अपराध बनता है और उसके लिए दंड है वो 304 के पार्ट सेकंड के अंदर दे रखा है। तो ये अपराध है वो बन रहे हो, इसके अंदर आरोप की विरचना करनी थी और निर्णय लिखना था। तो इस तरीके से ये क्रिमिनल लॉ का पेपर जो क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट से प्राप्त हुए, ये पेपर था, बैलेंस पेपर था, कुछ क्वेश्चंस टफ भी थे और इजी भी थे। हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी और जो क्वेश्चन आंसर पढ़ाए गए स्टूडेंट्स को, क्वेश्चन और उनका राइट आंसर क्या रहा क्लास के अंदर 4 महीने में, दिसंबर से लेके और मार्च एंड तक, इस पेपर के अंदर जो है क्वेश्चंस के अंदर 70 से 80% क्वेश्चन जो हमारी क्लास में पढ़ाए गए उसमें से थे। कुछ क्वेश्चन जैसे जजमेंट वाले थे, ये तो हर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो तथ्यात्मक स्थिति है वो बिल्कुल चेंज थी, तो ये वाला एरिया बिल्कुल है वो नया था। बट उसका भी फॉर्मेट हमने सिखा रखा था जजमेंट राइटिंग का, कि कैसा भी जजमेंट आना है आपको सबसे पहले ऑफेंस आइडेंटिफाई करना है, देन कॉम्पिटेंट कोर्ट उसका आइडेंटिफाई करना है और फिर इसका फॉर्मेट है वो इस तरीके से रहेगा। 19 या 20 पॉइंट्स मैंने लिखवा रखे थे कॉम्पिटेंट कोर्ट से लेके और लास्ट सिग्नेचर एंड सील ऑफ द वो कोर्ट तक। तो
तो यदि जिसने उस प्रोसीजर को फॉलो कर रखा था, ये जजमेंट राइटिंग और चार्ज फ्रेमिंग इजी वे में कर सकता था, और इसमें कम से कम 50% नंबर दोनों जजमेंट के अंदर लाने में जो स्टूडेंट है वो सक्षम थे। तो इस तरीके से क्रिमिनल लॉ का पेपर भी जैसा हमने वो पढ़ाया मेंस ओरिएंटेड, और हम जैसा रेगुलर क्लास के अंदर 1 साल का हमारा कोर्स होता है प्री कम मेंस, उसमें पढ़ाते हैं, जो पढ़ाया लगभग जो है वो 80 से 90% उसी में से ही आया। और स्टूडेंट्स का जो हमने रिव्यू लिया उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो संतुष्ट है वो नज़र आए पेपर को देख के। कुछ चीज़ें जो टफ थी या बिल्कुल नहीं पूछी गई, वो हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो नए होते ही है। इसके अलावा देखा जाए तो चाहे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन थे और जो टिपिकल क्वेश्चन थे वो सारे केस लॉज बेस्ड वगैरह जो क्वेश्चन थे वो सारे पढ़ा रखे थे, और स्टूडेंट्स ने वो इजी वे में पेपर कंप्लीट भी किया और लगभग है वो उन्होंने सही उत्तर भी लिखे ताकि उनको मैक्सिमम मार्क्स है वो मिल सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस पेपर के अंदर भी जो हमारे सेंटर के मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, लगभग 250 से 300 बच्चे हैं वो आरजेएस मेंस है वो लिख रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम 50% जो मार्क्स है वो लाने में 50 और 50 से अब वो लाने में वो समर्थ रहेंगे। और रिजल्ट जो है वो एग्ज़ाम आज शाम को लास्ट एक और पेपर है, तो वो होने के बाद मई लास्ट वीक तक है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट के साथ ही जो है वो आगे का प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन, तो फिर जो लोग सक्सेस हो जाएंगे इस दौर से, जो मेंस क्वालिफाई है वो क्लियर करके और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड होंगे, उनको इंटरव्यू के लिए फिर है वो अच्छा है वो गाइडेंस देंगे। जैसा हमने पिछली है वो क्लासों में भी पिछले ईयर्स के जो इंटरव्यू के हमारे सेशंस थे उसमें, चाहे वो जेएलओ का इंटरव्यू था, पिछला आरजेएस का 197 का इंटरव्यू था, चाहे वो 35 की वैकेंसी का इंटरव्यू था, और अदरवाइज़ भी जो जीजीएस वगैरह के इंटरव्यू के जिस तरीके से हमने सेशन चलाए, इस तरीके से हम वो सेशन है वो चलाएंगे सफलतापूर्वक। और जो हमारे गुरुजन वगैरह और जो हमारी इंटरव्यू की टीम है, अरुण पारिक सर और अशोक व्यास जी, लाल सिंह जी, और भी जो भी अभियोजन अधिकारी, अधिवक्तागण और आरएएस और आईएएस ऑफिसर या रिटायर्ड जो ऑफिसर वगैरह, उन सब का जो है वो मार्गदर्शन और उसके अंदर है वो तैयारी है वो करवाएंगे, ताकि मैक्सिमम है वो स्टूडेंट उस साक्षात्कार वाली क्लास में से है वो अपनी सफलता अर्जित करें। नमस्कार।